Hello friends, my name is C.S. Mayank Agarwal and I welcome you all in my lecture of economics. I am the faculty of economics, business management and jurisprudence interpretation and general law, and I teach to the students of class 11th, 12th, CS, CMA foundation and CS executive. So guys, I hope you all are doing well. Today I brought a very new chapter for you guys and the name of the chapter is Theory of Demand. This particular chapter is very important for all the classes, be it class 11th, be it CA, CS, CMA foundation, now CS EET. So this particular chapter is common in all the classes and very important for all the classes. Now let's start with our first meaning, that is let us understand the meaning of the demand. अब आप लोगों को अगर मैं डिमांड का मतलब पूछूं तो आप लोग कहोगे मांग। डिमांड का मतलब जनरली क्या होता है, हिंदी अनुवाद क्या होता है, मांग। लेकिन आइए समझते हैं कि डिमांड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। लेट अस डिकोड द मीनिंग ऑफ डिमांड। सो गाइस, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, आपको यही चार्ट बनाना है, ठीक। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को कीवर्ड्स ध्यान में रहे और ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में आना ही चाहिए। इसके पहले मैं आपको एक बता दूं कि कोई भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने अपना नंबर दे दिया है 7001299951। आप मुझे इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, it refers to the quantity of goods and services which a consumer having purchasing power is willing to buy at different prices at a given period of time। ना जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया है ना, ये आपके आंसर में तो होने ही चाहिए। अब आइए मतलब समझते हैं। सबसे पहले जब भी मैं डिमांड की बात करूं तो मैं यहां पे वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल 1 पीस ऑफ मोबाइल, 5 पीसेस ऑफ मोबाइल, 10 पीसेस ऑफ मोबाइल, 1 लाख पीसेस ऑफ शूज, 1 लाख पेयर ऑफ शूज। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटी। सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड, डिमांड मीन्स व्हाट? क्वांटिटी। Now quantity of what? It can be quantity of goods as well as services. Okay, so demand refers to that quantity of goods and services that the consumer, now there are two things which a consumer should have, that is पहला purchasing power which denotes ability and दूसरा willingness, इसका मतलब इच्छा शक्ति। आइए समझते हैं इन दोनों टर्म्स को। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ लोग आए सर्वे करने के लिए, और वो सर्वे करने वाली कंपनी कौन थी? मर्सिडीज की या फरारी की। उन्होंने कहा कि सर देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मर्सिडीज का प्लांट चालू करें या फरारी का प्लांट चालू करें, तो आप खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, खरीदना चाहता हूं। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, मेरे पूरे मोहल्ले के सारे लोगों से पूछताछ कर ली, पूरे दुर्ग शहर से क्या कर ली, पूछताछ कर ली, सर्वे बना के ले गए। कुल 1 लाख लोगों ने कहा कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं भैया, और उस 1 लाख के उस सर्वे के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, 1 लाख पीसेस फरारी या मर्सिडीज की बना दी। सवाल ये उठता है, चलो सवाल बाद में पूछते हैं, जब उस कंपनी ने 1 लाख कार तैयार करके मार्केट में उतारा और उन लोगों को पकड़ा और पूछा कि सर 1 लाख जितने आप कहते थे कि हम आपकी मर्सिडीज या फरारी खरीदना चाहते हैं, हमने वो तैयार कर दी है, कब खरीदने आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर हमने कहा था हम खरीदना चाहते हैं, हमारी औकात नहीं है खरीदने की, हमारी इच्छा शक्ति तो है लेकिन हमारी एबिलिटी नहीं है। क्या मैं उसे डिमांड कहूंगा? क्या मैं कहूंगा कि मर्सिडीज या फरारी की डिमांड मार्केट में 1 लाख यूनिट की है? नहीं कहूंगा। दूसरा, मैं बहुत अमीर, इफरात पैसा, लोग
मेरे पास सर्वे करने आए, उन्होंने कुछ ऐसे घर तलाशे जो बहुत आलीशान थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और उन्होंने उस बेसिस पे क्या किया, सर्वे करके ले गए कि इन घरों में अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू परचेज आवर मर्सिडीज। उन्हीं लोगों ने दोबारा ऐसे सर्वे करके किया। अब उन्होंने फिर से क्या किया, 1 लाख 5 लाख यूनिट तैयार करके मार्केट में उतार दिया और कहा कि ये डिमांड है। अब मुझे बताइए, मेरी एबिलिटी तो थी परचेज करने की, बट आई वॉज नॉट रेडी टू पे और आई वॉज नॉट रेडी टू परचेज इट। तो यहां पे उस 5 लाख यूनिट को भी मैं क्या कहूंगा, डिमांड नहीं कह सकता, बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू पे बट आई एम नॉट विलिंग टू पे। इसका मतलब यह है, किसी भी वस्तु, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को डिमांड कहने के लिए हमें कंज्यूमर की एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका मतलब द डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर इज बोथ एबल एंड विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। नाउ व्हाट डज दिस डिफरेंट प्राइसेस मीन्स? अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाती है, ये आप सभी को पता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे कोई शर्ट 1000 रुपए में मिल रहा है और अगर वही शर्ट मुझे कोई 500 रुपए में दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज्यादा शर्ट्स खरीदूंगा। यस और नो? इसका मतलब जो क्वांटिटी हम लोग अलग अलग प्राइसेस पे परचेज करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, प्लस काबिलियत भी रखते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम लोग डिमांड कहते हैं। अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग एज वेल एज एबल टू बाय एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज नोन एज व्हाट? डिमांड। दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? डिमांड। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, दूसरा टर्म हम समझते हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आपने डिमांड की डेफिनेशन को गौर से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस में जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाती है, दैट इज नोन एज डिमांड। बट क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द कंज्यूमर परचेजेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी घटते जाएगी। ये सुनो, ये कॉमन सेंस की बात है, हालांकि इसके पीछे लॉजिक मैं बताऊंगा, बट कॉमन सेंस की बात है कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ रहा है तो आप उसकी कम डिमांड करोगे, कम खरीदोगे। तो वही जो स्केड्यूल बनता है, जो टेबल बनता है कि अलग अलग प्राइसेस पे हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, उसका टेबल को हम कहते हैं डिमांड। बट एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट? quantity demanded. That is known as what? Quantity demanded. So quantity demanded refers to the exact quantity of a commodity that a consumer purchases at a particular price. एक particular price पे जो quantity purchase की जाती है, exact quantity जो purchase की जाती है consumer के द्वारा, उसे हम कहते हैं क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो यहां पे ये दोनों टर्म का मतलब बहुत गहरा है बेटा, आगे यूज आएगा इसका, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेस है और इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब इससे पहले कि मैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है। और तीसरा, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता है। अब इन तीनों ही एरिया से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बनता है, प्लस लॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है, दिमाग वाला भी क्वेश्चन बनता है। तो हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे समझना है, प्लस अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, ताकि जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी बन सके। आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की।
सो गाइस, मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आप लोगों ने आज तक इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस वाले भी हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए मैं बेसिक से ले जाता हूं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between the price of the given commodity and the quantity demanded of the given commodity. Now what does that mean? क्या मतलब हुआ इसका? इनवर्स का मतलब क्या? इनवर्स का मतलब उल्टा। मतलब ये कि गिवन कमोडिटी का मतलब जिस कमोडिटी की डिमांड का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम गिवन कमोडिटी कहते हैं। तो उस गिवन कमोडिटी के प्राइस और उस गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी घटेगा, और अगर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हो, और उसका प्राइस अगर घटता है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, और वही हमारा क्या है? लॉ ऑफ डिमांड भी वही कहता है। ठीक, हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी बेटा वही कहता है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिक की। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्राइस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है या क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंडेंट है? सोच के देखिए, कौन किस पे डिपेंडेंट? डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंडेंट है कि प्राइस क्वांटिटी डिमांड पे डिपेंडेंट है? लॉजिकल क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा कि सर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे निर्भर करता है। इसका मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इज द कॉज, वेयर एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द इफेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वांटिटी में चेंज आने से प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे हम लोग प्राइस के कंपैरिजन में या प्राइस से हम क्वांटिटी की तुलना कर रहे हैं कि प्राइस में अगर चेंजेस आते हैं तो क्वांटिटी कैसे बदलेगी। क्योंकि अगर हम लोग उसको उल्टा कर दे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और अगर किसी कमोडिटी की डिमांड कम हो रही है तो उसका प्राइस भी कम होगा। यस और नो? तो यहां पे मेरे अभी जो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया वहां पे प्राइस जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड पे निर्भर करता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के ऊपर निर्भर करती है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, अगला, अब इसी के आधार को, इसी को समझाने के लिए मैं दो टेबल लेता हूं और इसी से हम लोग ये समझ जाएंगे कि दो टाइप की डिमांड होती है। एक का नाम है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरे को हम कहते हैं मार्केट डिमांड। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कस्टमर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड एक कंज्यूमर के द्वारा कितनी की जा रही है उसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। लेकिन उस कमोडिटी का जो मार्केट होगा, फॉर एग्जांपल ये मार्कर का मार्केट है, उसमें सारे टीचर्स होंगे। इस मार्कर की कितनी क्वांटिटी मैं परचेज करता हूं ये इंडिविजुअल डिमांड में आता है, लेकिन इस मार्कर की पूरे मार्केट में सभी टीचर्स के द्वारा टोटल कितनी डिमांड है उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। एक और टर्म आता है जिसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए बता दो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जितनी भी कमोडिटी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी का टोटल डिमांड एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। लेकिन मार्केट डिमांड में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एग्जांपल लेते हैं या एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड की बात करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ मार्कर के टोटल डिमांड की बात करूं, हर कंज्यूमर के द्वारा कितना कंज्यूम किया जा रहा है ये मार्कर, तो उसे मैं मार्केट डिमांड कहूंगा। आइए समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मान लीजिए ये अलग अलग प्राइस है, 10, 20, 30, 40। दो कस्टमर का एग्जांपल लेते हैं, ए और बी।
क्वांटिटी परचेज्ड बाय ए इज एज फॉलोज। जब प्राइस 10 रुपए है मार्कर का, जब प्राइस 10 रुपए है मार्कर का, तो ए 5 यूनिट खरीदता है, वही बी 10 यूनिट खरीदता है। प्राइस जब बढ़ जाता है 10 से 20 हो जाता है, तो ए जो है वो कितना खरीदता है, 4 यूनिट खरीदता है, जबकि बी कितना खरीदता है, 8 यूनिट खरीदता है। सिमिलरली जब प्राइस और बढ़ जाता है 30 हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड और घट के 3 हो जाती है, इसकी भी 6 हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे चाहे ए हो या बी हो, दोनों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, और जैसे कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, वो अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या करते जाएंगे बेटा, बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है बेटा, घट रही है। यस और नो, यस और नो। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट में सारे कंज्यूमर्स के द्वारा डिमांड की गई क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, मार्केट डिमांड कहते हैं। तो यहां पे ए और बी दोनों की डिमांड को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या होगा हमारा, मार्केट डिमांड। तो यहां पे एट द प्राइस ऑफ 10 इंडिविजुअल डिमांड बाय ए इज 5, इंडिविजुअल डिमांड बाय बी इज 10, but market demand of marker is 15. At price 20 it is 12, at price 30 it is 9, at price 40 it is 6. So I hope आपको ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड कर्व की। टेबल हमने देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं कर्व की, कि किस तरीके से हम लोग कर्व बनाते हैं। तो ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज है, कॉमन सेंस है, बट इंपॉर्टेंट है, बताना मेरा फर्ज है। इंडिविजुअल डिमांड, तो यहां पे इंडिविजुअल डिमांड का जो हमने टेबल बनाया था, वो टेबल कुछ इस प्रकार से था कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए इज 5, यही था हमारा, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए इज 5। तो ये जो कर्व है, ये क्यू ए का कर्व है, ये क्यू बी का कर्व है, एंड दिस इज क्यू एम, दैट इज मार्केट डिमांड। तो 10 पे कितना, 5, 20 पे कितना, 4, 30 पे कितना, 3, 40 पे कितना, 2। इस तरीके से हमने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए बनाया। इसको हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सिमिलरली क्यू बी का भी बना देंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी का भी बना देंगे, दैट इज 10 रुपीज पे कितना था, 10, 20 पे कितना है, 8, 30 पे कितना है, 6, 40 पे कितना है, 4। इस तरीके से हमने ये भी बना दिया। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, therefore what we will do, now listen to me very carefully, कैसे हम लोग मार्केट डिमांड कर्व निकाल रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए 10 रुपए के प्राइस पे कितना था बेटा, 5। 10 रुपए के प्राइस पे ही क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कितना था, टोटल 10। तो टोटल मार्केट डिमांड कितना होगा, 5 प्लस 10, टोटल 15। टोटल कितना होगा बेटा, 15। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हॉरिजॉन्टली एडिंग द इंडिविजुअल डिमांड। यस और नो, हॉरिजॉन्टली है, इसको जो ऐसा होता है लेटा हुआ रहता है वो हॉरिजॉन्टल, एंड स्ट्रेट जो स्टैंडिंग पोजीशन पे रहता है दैट इज नोन एज वर्टिकल। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल सम हो रहा है। सिमिलरली सारे पॉइंट्स का हम लोग वैसे निकालेंगे। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये निकल के आता है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड इज, सॉरी, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ, हॉरिजॉन्टल सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। और दूसरा पॉइंट है दैट इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज स्टीपर वेयर मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। स्टीपर का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, जबकि फ्लैटर का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए उसको, स्लैंटिंग पोजीशन पे है, थोड़ा सा खड़ा पोजीशन पे है, वो होगा हमारा क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और जो थोड़ा सा फ्लैटर होगा दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं।
सो गाइज आई होप आप लोगों को बेसिक आज का लेक्चर क्लियर होगा कि डिमांड में होता क्या क्या है, डिमांड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, उसका टेबल भी हमने पढ़ा, टेबल भी हमने पढ़ा, ग्राफ भी हमने देखा, कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखा, प्लस हमने लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट भी पढ़ा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड एज वेल एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंटली सुना। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए, आप उसका प्रॉपर रजिस्टर बनाइए और सारी चीजें लिखिए। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपको बहुत कम समय तक रिटेन रहेगा, जबकि अगर आप लिखोगे तो वो आपको ज्यादा समय तक रिटेन रहेगा। आज मैंने छोटा लेक्चर इसलिए बनाया क्योंकि जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है और जो रीजंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस एज वेल एज रीजन। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी तकलीफ जा रही हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।